नमस्कार, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं हमारे एयरफोर्स और नेवी के सिलेबस के बारे में। और हम इस सिलेबस के बारे में अब हम बात करने वाले हैं इसके आने वाले कुछ क्वेश्चंस के बारे में कि किस चीज़ का एग्ज़ाम में आते हैं। एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी सीरीज़ में 30 क्वेश्चन लेंगे और 30 क्वेश्चन की जो सीरीज़ करते हुए हम 1000 प्लस क्वेश्चन तक जाएंगे अपनी सीरीज़ को लेके। तो कंटिन्यू आप इन सीरीज़ को देखते रहिए। चलिए हम बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि हम ये देखना चाहते हैं कि प्रकाश वर्ष मात्रक है। देखिए, बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में इन क्वेश्चन को पूछा जाता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट है। देखिए, लाइट ईयर यानी कि प्रकाश वर्ष जो यूनिट है वो डिस्टेंस का है, दूरी का है। आप भी जानते हैं दूरी का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लेकिन फेमस होने के बावजूद, ईजी होने के बावजूद भी बार बार पूछा जाता है। देखिए, लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश की एक किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि प्रकाश की जो किरण होती है वो एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। तो वो एक सेकंड में इतनी दूरी तय करती है, एक मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, एक घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, एक दिन में कितनी दूरी तय करेगी, महीने में कितनी दूरी तय करेगी और 365 दिन में कितनी दूरी तय करेगी। तो वो जो है मान वो प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो एक जो प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष, ठीक है, लाइट ईयर, इसका जो मान होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। तो ये प्रकाश वर्ष का जो मान आ गया है कि ज़्यादातर जो लंबी दूरियां हैं वो प्रकाश वर्ष में ही मापी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रकाश वर्ष के रूप में आ जाता है कि सबसे जो लंबी दूरियां हैं, जो ग्रह वगैरह, तारों वगैरह की दूरियां हैं, वो प्रकाश वर्ष में अपने इसको मेज़र करते हैं। तो ये हमारा जो यूनिट है वो प्रकाश वर्ष आ गया है। और प्रकाश वर्ष आने के बाद देखिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न में क्या दे रखा है कि पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक। देखिए, पी प्रकार का जो अर्धचालक है कैसे बनता है आप भी पता है। शुद्ध अर्धचालक जो होता है, फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं। शुद्ध अर्धचालक में जब थर्ड ग्रुप की डोपिंग की जाती है, ठीक है, बोरॉन वगैरह की डोपिंग कर देते हैं, तो उसमें जो नंबर ऑफ होल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें जो बहुसंख्यक आवेशवाहक है, ठीक है, बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होते हैं वो हो जाते हैं होल। और इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं, ठीक है, वो हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन। तो बहुसंख्यक आवेशवाहक, हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि पी टाइप सेमीकंडक्टर पर चार्ज कौन सा होता है तो देखिए उदासीन होते हैं ये। फिलहाल हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, इसको वीवर नाम से भी जाना जाता है। शुद्ध हिंदी में जो होल होते हैं उनको वीवर भी कहा जाता है। तो देखिए, जिस क्रम में पूछा है बहुसंख्यक, अल्पसंख्यक, इसी क्रम में पूछा बहुसंख्यक क्या है, हमारे पास होल है, और अल्पसंख्यक क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से अपने पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो होल आएंगे और जो माइनर चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन के रूप में होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक झील की तली की गहराई से आधी गहराई पर, देखिए कोई झील दे रखी है आपको, लेक दे रखा है, और उसके बॉटम के बारे में बात करता है कि जो बॉटम की हाफ जो उसकी डेप्थ है, उसकी गहराई है, उस पर जो दाब है वो तली के दाब का 2/3 है। देखिए, कोई झील है, ठीक है, कोई अपने दे रखा है और उसमें ये कह रखा है कि इसके जो यहाँ पर प्रेशर है, एकदम बॉटम पर जो प्रेशर है वो यहाँ पर जो मिड में प्रेशर है, कितनी डिस्टेंस h/2, ये वाला प्रेशर है, इस वाले प्रेशर का कितना है, 2/3 है। तो यही अपने को पता करना है। तो हमें ये कह रहा है कि आधी गहराई पर, यानी कि कहाँ पर, h/2 जो डेप्थ पर, गहराई पर जो प्रेशर है वो एकदम जो तली के दाब का कितना होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। ठीक है, तो आधी गहराई पर दाब बराबर है 2/3, ठीक है, तली पर दाब, ये हो जाएगा अपने को। देखिए, अगर अपने देखा जाए कि ऊपर की सतह है, यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब होता है, एनवायरनमेंट प्रेशर होता है, ठीक है, पी नोड से अपने लिखते हैं। और जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि आधी गहराई पर, देखिए ऊपर यहाँ पर प्रेशर किसका है, कहता है यहाँ पर प्रेशर एक तो वायुमंडल का है, प्लस
जो इतने पानी का भी प्रेशर है, तो हम यहाँ पर प्रेशर कितना है P नोड प्लस कितना पानी H/2 dg। ठीक है, ये जो गहराई है वो कितनी है 2/3, कहाँ का, एकदम बॉटम नीचे का। तो यहाँ कितना होगा P नोड प्लस H dg। चलिए ये आ गया H dg। अपने डेंसिटी D को जो है, डेंसिटी है, घनत्व है D, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, कई किताबें इसको D ना लिखकर रो से भी लिख देती हैं। तो डेंसिटी को चाहे D से लिखो चाहे रो से लिखो, एक ही बात है। चलिए सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इधर 3P नोड प्लस 3/2 H dg बराबर 2P नोड प्लस 2H dg। देखिए P नोड को इधर ले, 3P नोड माइनस 2P नोड इज इक्वल टू P नोड। ठीक है, उधर ले जाते हैं 2 माइनस 3/2 H dg। ठीक है, हमारे पास देखते हैं मान क्या आता है। तो यहाँ मान आ गया P नोड बराबर, देखिए क्या बच गया यहाँ पर 4 माइनस 3/2, तो 1/2 बचेगा। तो यहाँ आ गया 1/2 H dg। ठीक है, हमें इसकी जो क्या पूछा हुआ था, यहाँ गहराई पूछी हुई है झील की कितनी, यानी कि अपने को H की वैल्यू पूछी हुई है। तो H बराबर क्या आएगा 2P नोड बाय dg। चलिए H बराबर, सबसे पहले तो आप जानते हैं वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है 1.013 गुना 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हम इसको नियर इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं। दूसरी बात, अपने को डेंसिटी पता होनी चाहिए, जो पानी का घनत्व है वो 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और रही बात तीसरा, जी की वैल्यू, जी होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, अपना गुरुत्वीय त्वरण का मान है। तो 2 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी 5 बटे में डी का मान 10⁻³ इंटू एच का मान, ये आ गया जी का मान, तो 10⁴ ऊपर 5 है, तो सिर्फ बचेगा कितना अपने पास 20 मीटर। तो जो आपके पास ये झील है, इसकी टोटल जो गहराई है वो कितनी आ जाती है 20 मीटर आ जाती है। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन था, उसने जो अपने को कंडीशन दी थी वो अप्लाई कर ली, और बाकी कैलकुलेशन मैथमेटिकल था, हमने पूरा कर लिया। चलिए देखिए, खाना पकाने के बर्तन के लिए सबसे उपयुक्त क्या होगा। देखिए हम क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए हम किसी बर्तन को यूज़ करते हैं, और उसके अंदर अपना जो है खाने का जो मटेरियल है हमने वो रखा, उसको बॉईल कर रहे हैं, चाहे आपने सब्जी बना रहे हैं, तो वो किसी बर्तन में रखेंगे। होता क्या है कि ये आपका खाने वाला जो है, आप उस बर्तन के बारे में बात करते हैं जिसमें खाना बनाना है आपको। ये देखिए, ये आपका बर्तन है और आपने इसके अंदर किसी मटेरियल को रख रखा है, ठीक है, और आपने नीचे से बर्नर ऑन कर रखा है यहाँ पे, ये लीजिए, और अब आपने इसके लिए सारी बात करनी। देखिए आप का जो खाने का जो कोई भी पदार्थ है जिसको आपने, ये आपका खाने वाला जो है, आप इसको ऊष्मा देना चाहते हो, तो आपका पर्पस क्या है, आपका उद्देश्य क्या है। देखिए आप चाहते हो कि आपका खाना बन जाए, आपका मेन एम बर्तन गर्म करना थोड़ी है, आपका मकसद तो खाना गर्म करना है, खाने को पकाना है। इसलिए जब यहाँ से ऊष्मा इस खाने तक जाएगी तो वो बर्तन के थ्रू जाएगी। सबसे पहले हीट किसको मिलेगी, इस बर्तन को। देखिए बर्तन की क्वालिटी क्या होना चाहिए, वो थर्मल कंडक्टर होना चाहिए, बहुत अच्छा, ठीक है, थर्मल कंडक्टर होना चाहिए, ऊष्मीय सुचालक होना चाहिए। पहली बार तो बर्तन जो है वो कैसा होना चाहिए, ऊष्मीय सुचालक। तो बर्तन बहुत अच्छा ऊष्मीय सुचालक होना चाहिए, यानी कि उसकी ऊष्मीय चालकता गुणांक जिसे लिखते हैं के, ठीक है, के बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो जो उसका थर्मल कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए किसी भी बर्तन की। नंबर 2 बात, आप जो बर्तन की जो
ऊष्मा ग्रहण जो है, इसकी ऊष्मा धारिता है। बर्तन ऊष्मा ना ले बल्कि आपकी ऊष्मा को खाने तक पहुंचा दे, इसलिए बर्तन की ऊष्मा धारिता जो है वो कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ऊष्मीय चालकता उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो इसकी स्पेसिफिक हीट जो बात कर रहे हैं इसकी, ये स्पेसिफिक हीट तो बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमारा ऑप्शन बर्तन के लिए क्या है कि ऐसा बर्तन बहुत अच्छा वही माना जाएगा जिसकी विशिष्ट ऊष्मा जो है वो कम होती है और ऊष्मा चालकता उसकी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक विद्युत बल्ब को 60 डिग्री झुके हुए समतल दर्पणों के बीच में रखा गया। ठीक है, ये लीजिए आपके यहाँ पर मैंने 2 दर्पण रखे हुए हैं, इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो पूछा हुआ है कि आपको कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो उनको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कई टाइप से बात करता है। मान लो ये देखिए आपका 2 दर्पण है और एक दूसरे पर विशेष एंगल से झुके हुए हैं। सबसे पहले जो भी आपको एंगल दिया जाता है, ठीक है, आपने एक काम करना है, 360 में उस एंगल का भाग दे देना है थीटा का। अगर वो मान सम आ जाता है, सम मतलब इवन, अगर वो एंगल को 360 जो है 360 में एंगल को भाग देते हैं अपने और उसकी जो वैल्यू है वो इवन नंबर आ जाता है, सम संख्या आ जाता है, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि यहाँ प्रतिबिंब यानी कि इमेज, यहाँ कितने इमेज बनेंगे। तो यहाँ बनने वाले प्रतिबिंब जो है, जो भी ये इवन नंबर आता है, सम संख्या आता है, उसमें से कितने घटा देने हैं आपको, 1 घटा देना है। तो आपने सिंपल सा एक तरीका लेना है कि जितने भी आपको जो यहाँ इमेज मिलेंगे, यदि वो आपको उसकी मान निकालना है तो आपने सीधा जो आपको एंगल दे रखा है वो भाग दो। अगर इवन नंबर आ जाता है, सम संख्या आ जाता है, तो उसमें से आपको क्या कर देना है, 1 घटा देना है। लेकिन सेकंड कंडीशन कई बार ये हो जाती है कि आपने 360 में जब भाग दिया है और वो आपका विषम संख्या आ जाए, विषम संख्या आ जाए मतलब ऑड नंबर आ जाए। आपने 360 में उस एंगल को जब आपने डिवाइड किया, भाग दिया, और आपने देखा कि जो एंगल है वो कैसा आ गया, वहाँ पर ओड मान आ गया, इसका जो टोटल जो इसका रिजल्ट है वो ओड आ गया एंगल को डिवाइड करने पर। तो अब क्या है, अगर विषम संख्या आ जाती है तो आपसे पूछा जाए कितने इमेज बनेंगे। तो यदि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या पूछी जाए तो प्रतिबिंब जो है जितने भी ये ओड नंबर आए हैं उतने ही इमेज बनेंगे, उतने ही प्रतिबिंब बनेंगे। वापस देख लीजिए क्या सिस्टम है। आपने पता करना है प्रतिबिंब कितने बनेंगे, इमेज, नंबर ऑफ इमेज, ठीक है, उस मिरर के कारण कितनी बनेगी। तो उस नंबर ऑफ इमेज को पता करने के लिए 360 में उस एंगल को डिवाइड कीजिए। अगर वो आपका इवन नंबर आते हैं तो आपके जो नंबर ऑफ इमेज है, प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो इवन -1 सम संख्या में से 1 घटा दो। अगर वहां पर आपको उसका ऑड नंबर आता रिजल्ट, तो आपने जितने भी ऑड नंबर है उतने ही आपके इमेज होंगे। लेकिन कई बार क्या करता है कि इसमें एक स्पेशल कंडीशन अप्लाई करवा देता है। कंडीशन क्या अप्लाई करवा देता है कि 360 बटे में थीटा जब भाग देते हैं तो वहां ऑड नंबर आ जाता है, विषम संख्या आ जाती है। लेकिन वो ये कहता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपकी वस्तु है, कहता है वस्तु कहाँ रखी हुई है। देखिए वस्तु यहां रखी है और वस्तु यहां रखी है, ये एंगल भी θ/2 है और ये एंगल भी θ/2 है, बराबर बराबर दो, बिल्कुल बीचों बीच रखा हुआ है। अगर ऐसी किसी कंडीशन पर वो बोल रहा है, क्वेश्चन में बोलेगा स्पेशल कि वस्तु ऐसी जगह, ऑब्जेक्ट ऐसी जगह पर रखा हुआ है कि दोनों तरफ से एंगल बराबर बन रहे हैं, ठीक है, तब ये ओड नंबर भी आएगा। तो फिर अपने से पूछेगा कि प्रतिबिंब कितने हैं। तो प्रतिबिंबों की संख्या जो ओड नंबर आया है उसमें से आपको कितना घटा देना है, 1 घटा देना है। चलिए हम बात करते हैं अपने यहां पर। तो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले अपने एक काम करते हैं, 360/60 कितना आ गया, 6। और 6 जो है वो इवन नंबर है, आप भी जानते हैं इवन नंबर आ गया। इवन नंबर आ गया तो नंबर ऑफ इमेज यानी कि प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब कितनी संख्या आएगी, इवन -1, 6 - 1 तो कितनी आ जाएगी, 5। तो यहां पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो 5 है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रतिबिंब है वो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, ठीक है। और एक बात और, हम जानते हैं कि कांच के सामने
जो है खड़े होने पर प्रतिबिंब कुछ जो हमारे उल्टे पार्श्विक उल्टे दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ इसमें ऐसे प्रतिबिंब दिखाई देंगे पार्श्विक उल्टे होंगे, कुछ सीधे भी होंगे। तो चलो हम उसकी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दो छोटे गोलाकार परस्पर r दूरी पर रखे हैं। चलिए मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात की है। यहाँ छोटे दो गोले हैं और वो r डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। प्रत्येक पर q विद्युत आवेश है। वो कहता है जो दोनों छोटे मेटल नोब हैं, छोटे धातु के गोले हैं, इन दोनों के ऊपर वो कहता है चार्ज है, और प्रत्येक गोले पर जो छोटा स्पीयर है या मेटल नोब मान सकते हैं, इन दोनों पर q चार्ज दे दिया इसने, ठीक है। और फिर कहता है कि एक गोले को दूसरे गोले के चारों तरफ r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पे घुमाया जाता है। मतलब जो गोला है, एक स्फीयर है जो है, इसको रोक लेना है, दूसरे को इसके चारों तरफ r रेडियस के सर्कुलर मोशन जो करवाना है, आपको वृत्ताकार पथ पे गति करवानी है। यदि आप इसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन करवाओगे, ठीक है, वृत्ताकार पथ पे गति करवाओगे, तो वो कहता है इसके लिए कार्य कितना होगा। देखिए सर्कुलर मोशन वृत्ताकार पथ पर किया गया कार्य जो है हमेशा ही क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये हमने सर्कुलर मोशन वाला जो टॉपिक थे, जो वीडियो आए हुए थे हमारे डाले हुए हैं, उनके आप उनको देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन पर जब भी कोई चीज़ चक्करेगी, वृत्ताकार पथ पे लगाए जब भी कोई वस्तु चक्कर लगाती है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य जो है हमेशा ही 0 होता है। तो यहाँ पर इसके द्वारा किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, वाई प्रत्यास्थता गुणांक। जो हमारे पास इलास्टिसिटी कोफिशिएंट है वो y दे रखा है कि एक तार में x रेखीय विकृति है। तो हमें जो उसके अंदर विकृति दे रखी है, जो उसकी लीनियर स्ट्रेन दे रखा है, तो लीनियर स्ट्रेन जो है वो x दे रखी है, और रेखीय विकृति या लीनियर स्ट्रेन को अपने क्या लिखते हैं, डेल्टा L/L, और इसको किस नाम से इसलिए लिखा हुआ है, x से लिखा हुआ है, ठीक है। तो एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ ऊर्जा पूछी है, ठीक है। इसने अपने से उसकी प्रत्यास्थ ऊर्जा पूछी है, इसके इलास्टिसिटी एनर्जी पूछी है पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एकांक आयतन के बारे में बात कर रहा है। तो हम सबसे पहले एनर्जी का फॉर्मूला लिखते हैं, ऊर्जा का फॉर्मूला लिखते हैं। तो ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 YA बटे में L इंटू डेल्टा L²। ये जो है हमारे पास ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। लेकिन क्वेश्चन में उसने पहली बात हमसे पूछा, एनर्जी नहीं बात की, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा पूछी है, ठीक है। हमें पर यूनिट वॉल्यूम की जो है एनर्जी पूछा हुआ है, तो हमें वॉल्यूम जो है वो एकांक लेना है, 1 लेना है। तो इसलिए एकांक जो ऊर्जा है वो E' ले लेते हैं, यानी कि E/V वॉल्यूम। आयतन या वॉल्यूम क्या होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई, ठीक है। उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू उसकी लेंथ जो है उसका वॉल्यूम होता है। ये हो गया A और ये होगी इसकी लेंथ। चलिए अब हमें इसके बारे में पता करना है कि हमारा फॉर्मूला क्या बनता है। देखिए E' बराबर हमें जो है ऊर्जा का फॉर्मूला है बटे में A इंटू L। E' बराबर अभी ऊर्जा का फॉर्मूला लिखा था 1/2 YA बटे में L इंटू डेल्टा L², लेकिन बटे में हमें क्या लिखना है, A इंटू L। जो कटता है काटो, A से A कट गया, तो E' बराबर 1/2 Y डेल्टा L बटे में L² हो जाएगा, इसलिए मैंने होल स्क्वायर लिख दिया। अभी मैंने आपसे बताया था कि जो विकृति है वो x से डिनोटेड की है हमने, डेल्टा L/L। तो ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 Y इंटू क्या आएगा, x²। तो हमें उसकी जो प्रत्यास्थ ऊर्जा है, एकांक आयतन की प्रत्यास्थ ऊर्जा है, उसके बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो उसकी जो पर यूनिट वॉल्यूम की जो इलास्टिसिटी एनर्जी थी उसके बारे में हमने पता किया है। तो उसका हमारा फॉर्मूला आएगा 1/2 YX²। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8, सरल आवर्त गति करने वाले दोलित्र का आयाम A तथा आवर्तकाल T है। देखिए एक सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है और वहाँ जो ऑसिलेटर है उसका एम्पलीट्यूड A दे रखा है और उसका जो टाइम पीरियड है वो T दे रखा है। तो उसके लिए उसने पूछा है कि x बराबर A से
a/2 तक होने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, तो उसके अंदर जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो उसने कहा है कि a से a/2, इसका मतलब ये है कि उसका जो साम्य अवस्था से नहीं जा रहा है ये। देखिए दो कंडीशन होती है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। हम कई बार इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। ये कोई ऑसिलेटर है, दोलित्र है, और ये अपने दोनों तरफ दोलन कर रहा है, चाहे वो स्प्रिंग में मान लो चाहे इसमें मान लो। इक्वेशन लिखते हैं y बराबर a साइन ऑफ ओमेगा टी। यदि वो इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी कि साम्य अवस्था से मूव शुरू करता है, गति करना शुरू करता है, लेकिन यदि वो अपने जो है साम्य अवस्था से शुरू ना कर अपने अधिकतम आयाम से शुरू करता है, ठीक है, एम्पलीट्यूड से वो शुरू करता है इस कंडीशन से, यदि वो यहां से शुरू करता है तो समीकरण सीधा उसमें π/2 का पार्ट डिफरेंस आ जाता है, उसका फेज डिफरेंस आ जाता है π/2 का, और फेज डिफरेंस आने के कारण उसके कलांतर आने के कारण y बराबर आ जाता है a cos ऑफ ओमेगा टी। इसलिए जब दो टाइप के क्वेश्चन कहे जाएंगे, यदि जैसे अभी क्वेश्चन पूछा है टाइम पूछा जाए, वो कहेगा कि 0 से शुरू होकर a की ओर जा रहा है तो ये समीकरण है। यदि वो a से अगर अपने 0 की ओर आ रहा है तो फिर ये समीकरण लगाना। अब हमें डिसाइड करना है कि वो साम्य अवस्था से बाहर की ओर जा रहा है या बाहर से साम्य अवस्था की ओर आ रहा है। दोनों क्वेश्चन में फर्क होता है। चलिए ये देखिए कहां से आ रहा है, ये a से a/2 आ रहा है, तो समीकरण कौन सी लगानी पड़ेगी। तो हमें इसके लिए इक्वेशन अप्लाई करेंगे y बराबर a cos ऑफ ओमेगा टी। अब वो कह रहा है कि x का मान लो अपने, अगर इसने x से लिख रखा है तो अपने x से भी डिनोटेड कर सकते हैं इसको। अगर अपने x में बात करें तो x में लिख देते हैं समीकरण, लो जी x लिख दिया। अब वो कह रहा है कि जो a से कहां तक आना है a/2, तो हमें आना है a/2 इज इक्वल टू a cos ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, जो ये तो a से a आपका कैंसिल आउट हो गया। चलिए यहां पर हमारे पास आ गया कि cos ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू 1/2, यहां 1/2 बचा है, तो ओमेगा टी इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। देखिए cos इनवर्स 1/2 का, चलो सबसे पहले तो ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है, 2π/T इनटू स्मॉल टी। ओमेगा को लिखा है मैंने 2π/T बराबर cos इनवर्स 1/2। देखिए cos इनवर्स 1/2 होता है π/3 का जो वैल्यू है। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, तो यहां मेरे पास आ गया 2π/3, 3 तो उधर आना था, 2π/T इंटू स्मॉल टी बराबर आ गया π/3। तो सबसे पहले तो यहां देखिए आपका जो पाई है वो कैंसिल आउट हो गया, बाकी कितना बच गया, हमें तो टाइम की वैल्यू निकालनी थी, ये t ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, तो t/6। तो यहां हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, t/6 आएगा। अब रही बात इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन वैसे भी आपको याद रहना चाहिए। ये क्वेश्चन फिक्स क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। a से, या तो कहेगा 0 से a/2 हो रहा है, या वो कहेगा कि a से a/2 हो रहा है। ठीक है, तो या वो ये कहेगा कि अपने जो अधिकतम आयाम से, जो अधिकतम विस्थापन आयाम से वो आधा पथ तय कर रहा है, वो भी यही कंडीशन आएगी। तो उस कंडीशन पर टाइम कितना लगेगा, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हाँ, यही क्वेश्चन यदि वो कहता है x बराबर 0 से a/2 होता है, तो तब आप यहाँ इक्वेशन x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी यूज करते हैं। तो हमने इसके क्वेश्चन के बाद डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। 1 किलोवाट घंटा जो है किसके बराबर होता है। देखिए 1 किलोवाट घंटा अपने जानते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, और विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो है 1 किलोवाट घंटे के रूप में लिखा जाता है, जिसे अपने बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट भी कहते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या यूनिट, 1 किलोवाट का मतलब होता है 1000 वाट, इंटू 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकेंड। इसलिए 1 किलोवाट घंटे को लिखा जा सकता है 36 गुणा 10 की पावर 5 वाट इंटू सेकेंड। देखिए वाट इंटू सेकेंड को हम लिख सकते हैं जो है जूल के रूप में, तो 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल लिखा जा सकता है। या तो इसको यहाँ लिख दो, या इसको यहाँ नहीं छोड़ना तो और भी थोड़ा सा सोल्व करके इसको 3.6 गुणा 10 की पावर 6
जूल भी लिखा जा सकता है। तो ये भी हमारे पास मान आ जाता है। तो हमारा जहाँ देखिए इसने 3 पॉइंट नहीं दे रखा, 36 दे रखा है, तो 36 है तो 3 10 की पावर 5 इसका मान आ जाएगा। तो ये 1 किलोवाट घंटे में जो है कितने जूल होते हैं, ये एक बहुत ही सीधा साधा सिंपल सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एक खिलाड़ी आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में एक पूर्ण चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। देखिए एक पूरा चक्कर लगा देता है, कहता है 40 सेकंड में। 40 सेकंड का मतलब ये हो गया कि वो जहां से दौड़ना प्रारंभ करता था घूम के वहीं आ जाता है, ठीक है। और 40 सेकंड बाद उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाता है, विस्थापन जीरो हो जाता है। एक जो कोई भी खिलाड़ी है, एक प्लेयर है, वो आर रेडियस के सर्कुलर मोशन वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा रहा है और 40 सेकंड में वो एक कंप्लीट सर्कल अपना पूरा कर लेता है, तो कहता 2 मिनट 20 सेकंड बाद इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन कितना होगा। चलिए हम इसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसका जो टोटल टाइम दे रखा है 2 मिनट प्लस 20 सेकंड दे रखा है। तो t इजकल, देखिए 2 मिनट का मतलब हो गया 120 प्लस 20, तो t इजकल टू 140 सेकंड दे रखा है। तो 140 सेकंड में वो कितना चलेगा ये पता करना है। सबसे पहले देख लीजिए वो कितने चक्कर लगा रहा है 140 सेकंड के बारे में। तो अगर मैं 40 सेकंड बाद चक्कर लगाता है तो t जो समय है, दूरी है, डिस्प्लेसमेंट, तो वो 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 40 सेकंड प्लस 20 सेकंड, ठीक है। तो ये अपने पास मान आ गया उसका चलने का। तो पहले 40 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जीरो, विस्थापन जीरो, विस्थापन जीरो, यानी कि वो 120 सेकंड बाद उसका विस्थापन कितना हो चुका होगा, जीरो हो चुका होगा। अभी भी उसके पास बाकी है कितने, 20 सेकंड। देखिए अगर उसको 40 सेकंड मिलते तो एक पूरा चक्कर मार देगा, लेकिन कितने चक्कर टाइम मिला उसे, 20 सेकंड। अगर उसे सिर्फ 20 सेकंड मिले हैं तो वो कितना चक्कर मारेगा, आधा। वो यहाँ पहुँचेगा और यहाँ के बीच में जो ये वाला है, तो ये जो है व्यास आ जाएगा अपने पास, त्रिज्या का दुगुना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास मानक कितना आ जाएगा, 2r आ जाएगा। तो हम इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं कि वो कितना जो है मान चक्कर लगा सकता है। तो हमें ये है, देखिए दूसरा कंडीशन ये भी कर सकते हैं। हमें उसने ये कहा कि टोटल टाइम कितना है, हमें टोटल टाइम दे रखा है 140 सेकंड, भाग रहा है, ठीक है। एक चक्कर का समय कितना है, 40 सेकंड। अब जरा इससे अपने ये पता कर सकते हैं चक्रों की संख्या, ठीक है। चक्रों की संख्या पूछी जाए तो 140 बटे में 40, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 3.5। अब आपने ऐसे भी मान निकाल सकते हैं। आप जानते हो 3 चक्कर का विस्थापन तो कितना हो गया, 0। अब जो आगे पॉइंटों में बचता है ना, बस आपको उसी का मान निकालना होता है। और यहाँ मतलब आधा चक्कर है तो आधे चक्कर का विस्थापन कितना आ जाएगा अपने पास, इसका आधे चक्कर का डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा तो वो व्यास के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन को भी हल किया जा सकता है। चलिए, क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखिए सबसे पहले तो क्रांतिक ताप क्या होता है, ठीक है। देखिए क्रांतिक ताप का मतलब वो ताप जिस पर किसी भी द्रव का पृष्ठ तनाव 0 हो जाए। जैसे जैसे किसी भी द्रव का तापमान बढ़ता है वैसे वैसे इसका सरफेस टेंशन जो होती है, ठीक है, पृष्ठ तनाव जो है सरफेस टेंशन को कहते हैं। और क्रिटिकल टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का सरफेस टेंशन पूछा हुआ है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर पर सरफेस टेंशन यानी कि क्रांतिक ताप पर, तो हम जानते हैं T बराबर फॉर्मूला होता है T नोड 1 माइनस अल्फा T। तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे सरफेस टेंशन पृष्ठ तनाव का मान घटता जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट यानी कि क्वथनांक बिंदु पर जब कोई द्रव उबल जाता है, जैसे पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट पर उसका सरफेस टेंशन जो है जो 0 हो जाता है। और जहां पर भी सरफेस टेंशन 0 हो जाता है उसी को ही अपना क्रिटिकल टेम्परेचर भी कहते हैं। तो वो कह रहा है कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव का मान कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा तो वैसे वैसे सरफेस टेंशन का मान भी हमारा घटता जाता है। क्वेश्चन नंबर जो है 12, देखिए एक घोड़ा एकाएक दौड़ने लगता है, घुड़सवार पीछे की ओर गिर जाता है, धक्का लगता है पीछे की ओर, ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया।
जब भी एक जो घोड़ा है वो अचानक दौड़ने लगेगा तो आप जानते हैं घोड़े पे हमें पीछे को झटका लगता है, धक्का लगता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ इनर्शिया में हमने जड़त्व के नियम में हमने ये पढ़ा था कि जब 3 टाइप के पढ़े थे अपने, विराम जड़त्व का नियम, ठीक है, गतिक जड़त्व का नियम और दिशात्मक जड़त्व का नियम, ठीक है। तो हमने जो विराम जड़त्व का नियम पढ़ा था, ठीक है, इनर्शिया जो लॉ फॉर रेस्ट पढ़ा था हमने, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो जब कोई घुड़सवार कहता है इसका कारण क्या है, तो रीजन मैंने बता दिया है, इसका जो कारण है वो क्या है अपने पास, इसका जड़त्व कारण है। तो इनर्शिया या जड़त्व ही इसका कारण होता है। 2 रेसिंग कारें जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, r1 और r2 त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर गतिशील है, सर्कुलर मोशन पे चक्कर दौड़ रही हैं 2 गाड़ियाँ, ठीक है, या ट्रैक है अपने, जो है ट्रैक पे 2 गाड़ियाँ लगातार चक्कर लगा रही है, दोनों के ट्रैक अलग अलग है, एक की रेडियस जो ट्रैक की बन रही है, ठीक है, वो बनी r1 है और दूसरे की कितनी है, r2 है। इनकी चालें इस प्रकार हैं कि इनका समय समान है। देखिए इनकी जो वेलोसिटी भी इस टाइप से है कि एक चक्कर, एक सर्कल पूरा करने का जो टाइम पीरियड है दोनों का बराबर है। मतलब दोनों कारें जो है, एक का ट्रैक बड़ा होगा, एक का ट्रैक छोटा होगा, लेकिन दोनों बराबर टाइम में एक चक्कर पूरा कर रही हैं। इस प्रकार से अगर दोनों बराबर टाइम में पूरा कर रही हैं तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा है, कोणीय चालों का अनुपात क्या होगा। देखिए सबसे बड़ी बात है, पहली और दूसरी दोनों कारों का जो समय समान है, ठीक है, एक सर्कल पूरा करने का जो टाइम है वो बराबर है। तो हमें पूछा क्या है, इसका ω1 और ω2 का रेशो पूछा हुआ है। तो ओमेगा को अपने 2π/t1, ठीक है, और अनुपात के रूप में लिखा जा सकता है 2π/t2। अब देखिए 2π कट गया, t1 और t2 दोनों आपस में बराबर है, कट गया, इसलिए ω1 और ω2 का यदि रेशो पूछा जाए 1:1 रहेगा। कोणीय चालें जो हैं वो बराबर रहेंगी। W बार के एक पिंड को ऊर्ध्वाधर दीवार के साथ चिपकाए रखने के लिए बल F लगाया जाता है। देखिए एक W वेट का कोई एक ब्लॉक है, उसको जो वर्टिकल वॉल है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, उसके साथ हॉरिजॉन्टल फोर्स से एकदम उसको चिपकाया जाता है। तो उसके लिए जो मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम बल कितना होना चाहिए, आपको क्वेश्चन पहले अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा कि जो आप कोई भी ब्लॉक ले रखा है, दीवार के साथ धक्का से चिपका रखा है आपने, तो उसके लिए मिनिमम फोर्स कितना अप्लाई करना पड़ेगा, जो उस ब्लॉक का वेट है, भार है, उससे ज़्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं कि ये हमारी दीवार है, ये देखिए, और मैंने यहां एक ब्लॉक को इसके साथ चिपका रखा है। अब इस दीवार के साथ चिपकाने के लिए मैं फोर्स लगाऊंगा, तो मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया इस दिशा में F, और इसी फोर्स के बारे में पूछा गया है कि इसके वजन से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। सबसे पहले ब्लॉक का वेट किधर होगा, आप जानते हैं ग्रेविटी के कारण वेट तो नीचे की ओर आएगा, तो इसका जो वजन है वो भार नीचे की ओर आएगा। जब ब्लॉक नीचे की ओर ऐसे आएगा तो दीवार के साथ, वॉल के साथ फिसलता हुआ नीचे आएगा। जब वॉल के साथ आएगा तो यहाँ फ्रिक्शन आएगा, घर्षण आएगा, और फ्रिक्शन की डायरेक्शन किधर रहेगी, ठीक है, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है अपने जानते हैं तो अपवर्ड रहेगा, फ्रिक्शन ऊपर की ओर रहेगा, तो फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन है वो किधर रहेगी, ऊपर की ओर, ठीक है। अब यहाँ रहे, जब अपने फोर्स अप्लाई करवा दिया, इधर लगे है, तो इसकी प्रतिक्रिया बल किधर लगेगा, इसका जो नॉर्मल है यहाँ प्रतिक्रिया है वो किधर आएगी, R। क्लियर है। अब इस ब्लॉक को इस दीवार से चिपकाए रखने के लिए कंडीशन क्या है, अगर आपका वेट ज़्यादा है और घर्षण कम है तो ये ब्लॉक किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम नहीं चाहते नीचे, हम तो चाहते हैं चिपका रहे, इसलिए आपका जो फ्रिक्शन है वो इस भार के या तो बराबर हो या ज़्यादा हो। तो इसके साथ चिपके रहने की कंडीशन क्या है कि जो आपका घर्षण बल है, फ्रिक्शन है, वो इसके भार से ज़्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। मिनिमम कंडीशन पर क्या हो सकता है, F इज इक्वल टू W, लेकिन अपने जानते हैं F इज इक्वल टू क्या होता है, μr, ठीक है। तो F को लिखा जा सकता है μr इज इक्वल टू W। तो लेकिन R इज इक्वल टू F, आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है, आपने बाह्य बल लगा रखा है, तो आप यहां से देखिए R किसके बराबर आ गया, F के बराबर आ गया, तो म्यू F बराबर आ जाएगा W। तो F इज इक्वल टू W बाय म्यू। वैसे तो मैंने आपको पूरा फॉर्मूला बता दिया है, वैसे ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। अब रही बात यहाँ तक जो म्यू की वैल्यू होती है,
ठीक है। ये अपने पास घर्षण गुणांक कहलाता है, ठीक है। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है अपने पास, इसकी वैल्यू लेस देन 1 रहती है। यदि इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी तो F इज ग्रेटर देन W होता है। तो जो आपके द्वारा लगाया गया बल है वो हमेशा उसके भार से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में डिस्कस किया आपने। क्वेश्चन नंबर 15, एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापन नहीं कर पाता, ठीक है। तो उसने ऋणात्मक कार्य किया है, उसने धनात्मक कार्य किया है, उसने कोई कार्य नहीं किया, इसके द्वारा अधिकतम कार्य किया गया है। देखिए अपने किसी वॉल है, किसी दीवार है, उसको अपने धक्का दे रहे हैं और हम दीवार को या वॉल को धक्का देते हैं तो वो हिलती नहीं अपनी जगह से, यानी कि उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं आता। अगर दीवार में धक्का लगाने पर डिस्प्लेसमेंट नहीं आता तो हमारे द्वारा जो वर्क है, हमारे द्वारा जो कार्य है वो कितना होगा। तो वो कार्य जब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क कहाँ से आ जाएगा। तो आप जानते हैं कार्य के लिए कंडीशन क्या होती है, W बराबर आप जानते हैं F डॉट डी, ठीक है। जब आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है तो आपका वर्क कितना होगा, 0 होगा। आपने इसके लिए कोई काम नहीं किया है, कोई वर्क नहीं हुआ यहाँ पर। हाँ, आपने एनर्जी लगाई है, क्रिया प्रतिक्रिया के ना आपका फोर्स आपका संतुलित हो गया है, ठीक है। एनर्जी आपने चाहे लगाई हो, लेकिन यहाँ पर वर्क नहीं हुआ है। वो आपके द्वारा लगाई गई एनर्जी किसी दूसरे रूप में चाहे चली गई हो आपकी, लेकिन वर्क के रूप में एनर्जी नहीं यूज हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रयोग में यह जानकारी प्राप्त होती है कि अल्फा कण बिना प्रकीर्णन के निकल जाते हैं, कुछ अधिक कोण से प्रकीर्णित हो जाते हैं। इसके द्वारा परमाणु संरचना पर क्या जानकारी मिलती है। देखिए अपने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, रदरफोर्ड प्रकीर्णन प्रयोग। तो रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्ड करवाया जाता है, अल्फा पार्टिकल को उसके ऊपर बौछार करवाई जाती है किसी सोने की पतली पन्नी पर, ठीक है, गोल्ड की बहुत ही थिन आपने लेयर ली थी, उसके ऊपर जब आपने अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया था तो आपने देखा था कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल तो सीधे ही निकल गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि परमाणु जो एटम है उसका मोस्टली पार्ट जो है, ज़्यादातर भाग जो है वो खाली है। फिर आपने देखा था कि कुछ अल्फा पार्टिकल डाइवर्ट हो रहे थे, मुड़ रहे थे, लेकिन 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा भी था जो जिस रास्ते पर गया था उसी रास्ते पर ही वापस आ गया। इसका मतलब जो है एटम जो है, परमाणु है, वो सारा तो खाली है लेकिन उसके बीच में बहुत ही डेंस्ड एरिया है, बहुत ज़्यादा सघन एरिया है, बहुत ज़्यादा उच्च घनत्व का एरिया है जिसे अपने न्यूक्लियस कहते हैं। तो यही बात अपने पास आई है। तो कहता है परमाणु खोखला है, एटम सारा, तो सही बात है, ठीक है। उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित है, जैसे कि उसका जो टोटल मास है वो एक सेंट्रलाइज्ड है, एक केंद्र पर है और उसे अपने न्यूक्लियस कहते हैं। सही बात है। ये भी नाभिक पॉजिटिव होता है, धनावेशित होता है, ये भी सही है। इसका मतलब सारी बातें इसकी सही है। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 था। तो इसका क्या मतलब हमने पता किया। प्रत्येक वास्तविक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार करती है। देखिए वो कह रहा है कि जो रियल गैस है वो एक आइडियल गैस के अकॉर्डिंग अपना बिहेव दिखाए। तो इसके लिए क्या है, देखिए वास्तविक गैस और आइडियल गैस में आपको पहले अंतर पता होना चाहिए। जो रियल गैस होती है, वास्तविक गैस होती है, उनमें खासियत ये होती है कि रियल गैस, वास्तविक गैस के अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल पाया जाता है। यानी कि जितने भी इसके अंदर इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है। इंट्रामोलिकुलर फोर्स होने के कारण, ठीक है, ये एक दूसरे से अट्रैक्ट रहते हैं, अणु एक दूसरे से आकर्षित रहते हैं। जबकि आदर्श गैस में अंतरा आणविक बल नहीं होते हैं। आदर्श गैस में कोई अंतरा आणविक बल, इंट्रामोलिकुलर फोर्स नहीं होते हैं, ठीक है, और वो फ्री फैलती है। अब रही बात, इनके बीच में अंतरा आणविक बल है, ये क्या है, वास्तविक है। और आइडियल गैस, आदर्श गैस क्या हो सकती है कि जिनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्स, अंतरा आणविक बल नहीं होने चाहिए। देखिए इसके लिए कंडीशन क्या है, देखो जो अणुओं के बीच में अंतरा आणविक बल होते हैं ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तापमान बढ़ता जाता है, वैसे वैसे इनके बीच के इंट्रामोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज होने से इंट्रामोलिकुलर फोर्स डिक्रीज होते हैं, खत्म होते हैं, कम होते हैं, ये बल कम होता जाएगा। और ये बल कम होने का मतलब वो आइडियल गैस की ओर जा रहा है, क्योंकि आदर्श गैस का मतलब वो होता है कि इसमें अंतराण्विक बल तो होते ही नहीं, इंट्रामोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाएंगे, बहुत कम हो जाएंगे, न के बराबर रह जाएंगे। तो इसका मतलब टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर
पर कोई भी रियल गैस आइडियल गैस के अकॉर्डिंग बिहेव करती है, आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करती है। तो इसने पूछा है कि वास्तविक गैस जो है वो आदर्श गैस के रूप में व्यवहार करे, इसके लिए जरूरी क्या है, उसका जो उसका प्रेशर, ठीक है, और हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान होना चाहिए, ठीक है। हाँ, इससे उल्टा पूछ ले, ध्यान दो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आदर्श गैस वास्तविक के भांति व्यवहार कब करेगी, यानी कि आइडियल गैस रियल के अकॉर्डिंग कब काम करेगी, तब इससे उल्टा हो जाएगा, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। ये वाला, ये कंडीशन कब है, ये इस पे तो आदर्श वास्तविक के रूप में काम करती है, और ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है ये वास्तविक आदर्श के रूप में काम करती है। तो ये दोनों में हमने अंतर समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक सवृतर ट्यूनिंग फॉर्क कहते हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आवृत्ति दे रखी है, कहता आवृत्ति कितनी है, 256 कंपन प्रति सेकंड, ठीक है, यानी कि 256 हर्ट्ज उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ध्वनि का वेग 330 मीटर पर सेकंड है, यानी कि साउंड की वेलोसिटी जो दे रखी है वो 330 मीटर पर सेकंड दे रखी है। बहुत ही इजी सी बात पूछी है उसने, उसकी तरंग दे तरह पूछी, यानी कि अपने से वेवलेंथ के बारे में पूछा है कि वेवलेंथ कितनी होगी। तो हम जानते हैं v = n लैम्डा फॉर्मूला होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू v बाई n, तो लैम्डा इज इक्वल टू v की वैल्यू दे रखी है 330/250, ठीक है, 256। अगर अपने इन दोनों को भाग देंगे तो इसका मान जो है 1 पॉइंट लगभग 289 या 29 नियर अबाउट अपने मान सकते हैं। तो इसके रेंज में चला जाएगा, और जो वेवलेंथ है, जो तरंग लंबाई है, इसके जो यूनिट होती है वो मीटर में काउंट होती है। तो ये हमारे पास तरंग लंबाई आ गई। हाँ जी, किसी पिंड का द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। देखिए, द्रव्यमान केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी भी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, द्रव्यमान केंद्र कहाँ होता है। देखिए, पहली बात तो सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र अंदर भी हो सकता है और किसी भी वस्तु ऑब्जेक्ट के बाहर भी हो सकता है, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं अंदर होना बाहर होना। तो हमें ये कहता है कि हमेशा उसके अंदर होता है। तो देखिए, सेंटर ऑफ मास हमेशा अंदर हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, सतह के भीतर बाहर सतह पर हो सकता है, बिल्कुल है, अंदर की ओर ही होता है, सतह पर ही होता नहीं, कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि ये देखिए एक सॉलिड स्फीयर है, ठोस गोला है, ठोस गोले का जो सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल सेंटर पर है, और रियल में वहां पर सेंटर पे क्या है, मास भी है, द्रव्यमान भी है, यानी कि द्रव्यमान के ऊपर है। अगर यही अपने स्फेरिकल शेल ले ले, खोखला गोला ले ले, तो उसके भी द्रव्यमान केंद्र कहाँ है, बीच में, लेकिन वहां पर कोई द्रव्यमान नहीं है, ठीक है। अगर मैं इस प्रकार से रोड ले लेता हूं तो रोड का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहां पर है। यदि इस रोड को मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूं तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता है, इस जगह पर आ जाता है। देखिए, ये सेंटर ऑफ मास आकृति से बाहर निकल गया है, ये इसके ऊपर है, यहाँ जहां ये सेंटर ऑफ मास है वहां कोई मास नहीं है, ये खोखला है, वहां मास भी हो सकता है। इसलिए द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान वस्तु के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, सतह पर भी हो सकता है, ठीक है, कहीं भी हो सकता है। एक साबुन के बुलबुले को ऋण आवेश दिया गया है, ठीक है, एक अपने पास सॉफ्ट बबल है, बुलबुला है, और उसको आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया है। ऐसा करने से उसकी रेडियस पर, उसकी त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ता है। देखिए, जब हम किसी भी बुलबुले को जब अपने चाहे पॉजिटिव चार्ज दे दो, ये देखिए, चाहे आप उस बुलबुले पर नेगेटिव चार्ज दे दो, क्वेश्चन में पॉजिटिव बोल रहे चाहे नेगेटिव बोल रहे, दोनों ही चार्ज देने के बाद इसकी सतह पर, इसकी सरफेस पर एक इलेक्ट्रिक प्रेशर, विद्युत जो है वो दाब उत्पन्न हो जाता है, और जो प्रेशर होता है, विद्युतीय दाब जो होता है वो बाहर की ओर लगता है, जिसकी वैल्यू जो होती है σ² / 2 ε0 होती है,
ठीक है। सिग्मा जो है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। तो जब भी इसको चार्ज दिया जाएगा तो इसकी सतह पर एक दाब लगेगा, विद्युतीय दाब लगेगा, जो इसको बाहर की ओर खींचेगा, चाहे पॉजिटिव चार्ज दे दो चाहे नेगेटिव चार्ज दे दो, दोनों से इसकी बुलबुले को बाहर की ओर खींचेगा। और ऐसा करने से इसकी रेडियस पहले से, त्रिज्या इसकी पहले से बढ़ जाती है। तो हमें ये पूछा है कि इसकी त्रिज्या पर क्या फर्क पड़ेगा, तो इसकी त्रिज्या जो है वो पहले से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हम पता लग गया कि त्रिज्या भी बढ़ जाती है, ठीक है। चाहे पॉजिटिव चार्ज बोले चाहे नेगेटिव चार्ज बोले, दोनों में यही कंडीशन रहती है। क्वेश्चन नंबर 21, यदि गुरुत्वीय प्रभाव कम हो जाए तो कौन सा बल बदलेगा। देखिए वो कहता है कि जो ग्रेविटी का इफेक्ट अपने कम कर दें, गुरुत्वीय मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का जो इफेक्ट है वो कम हो जाए तो निम्न में से कौन सा बल बदलेगा। पहला है श्यान बल, विस्कोस फोर्स के बारे में बात कर रहा है। देखिए विस्कोस फोर्स या श्यान बल पर ग्रेविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रही बात दोनों के बारे में, आर्किमिडीज का उछाल बल, ठीक है, जो आर्किमिडीज की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो अपने थ्रस्ट लगता है, वो थ्रस्ट जो अपने पास लगता है या अपने उत्प्लावन बल लगता है, वो अपने जानते हैं कि ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। और उसका मान जो है वो W डैश बराबर W इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो हमने पढ़ चुका है। रो उस वस्तु का डेंसिटी है और सिग्मा उस लिक्विड या द्रव की डेंसिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक स्थिर विद्युत बल जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं वो भी निर्भर नहीं करते ग्रेविटी पर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो आर्किमिडीज का उछाल बल आ जाएगा, जो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज का जो थ्रस्ट फोर्स है उसके बारे में। चलिए, आर त्रिज्या के वृत्तीय चाप में आई धारा प्रवाहित हो रही है। देखिए एक हमें रेडियस दे रखा है, आर रेडियस का जो एक थोड़ा सा अपने को चाप दे रखा है, तो उसके अंदर आई करंट फ्लो हो रहा है और कहता है कि अपने केंद्र पर, ये उधर से π/2 है तो ये वाला एंगल कितना है, 3π/2 बना रहा है। तो इसके सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना बनेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र बनाने का ये सारे फॉर्मूले आपने पढ़े हैं। अगर पूरा सर्कल आ जाता है तो μ0I/2πr होता है, ठीक है। 2πr का μ0I/2r होता है अगर ये पूरा सर्कल, पूरा वृत्त बनता है, ठीक है। अगर बीच में आंशिक है, टूटा हुआ है, थोड़ा भाग है, अगर ये चाप के रूप में दे रखा है तो इसका फॉर्मूला ये तो क्या है, पूर्ण वृत्त के लिए, ठीक है। B बराबर μ0I बटे में फॉर्मूला होता है 4πr इंटू क्या होता है, थीटा, ठीक है। अब जैसे पूरा वृत्त है तो थीटा की वैल्यू 2π रख दोगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ एंगल कितना दे रखा है, अंदर की ओर एंगल, बाहर की ओर का एंगल है वो नहीं लिया जाता, अंदर की ओर एंगल। जैसे अपने को ये भी कह देगा ना सीधा कि बाहर 2π है, π/2 है, तो π/2 नहीं लेना, अंदर की तरफ वाला एंगल लेना है, उस चाप की तरफ का कोण कितना है वो एंगल हमेशा लिया जाता है। तो B बराबर μ0I बटे में 4πr, एंगल कितना दे रखा है अपने को, 3π/2। अब देखिए जो अपने जो इसमें से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो करो। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, बाकी तो सारा रहेगा इसका मान। अगर बाकी मान रहता है तो फिर B बराबर, देखिए ये 3 बच गया और 4 2 जार 8, तो 3 बटे में 8 μ0I/r। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। तो ये देखिए वैल्यू कौन सा ऑप्शन पे मैच कर रही है, जो है D ऑप्शन इसका हमारे पास आंसर आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल्सियस स्केल पर ताप का परम शून्य मान क्या है। देखिए सेल्सियस स्केल पर हमें एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है, परम शून्य ताप पूछा। देखिए वैसे तो परम शून्य ताप क्या होता है, 0 केल्विन होता है, लेकिन 0 केल्विन ना पूछकर इसने सेल्सियस में पूछा। तो आप जानते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस को अपने 0 केल्विन या परम शून्य ताप के रूप में भी लिखा जाता है। तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है सेल्सियस स्केल के अंदर, तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 24, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का संबंध क्या होता है। देखो थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के बारे का रिलेशन पूछ रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ जो है वो किस चीज को डिनोटेड करता है। देखिए जो अपने पहले एक जीरो नियम पढ़ते हैं, तो जीरो नियम जो है वो ताप की अवधारणा जो प्रदर्शित करता है। लेकिन अगर पहले नियम की बात करें तो फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को बताता है, यानी कि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताता है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम क्या है। तो हमें पहला नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के बारे में बताता है, बाकी सारे जो है अलग हैं। क्वेश्चन नंबर
25। जब इलेक्ट्रॉन का पुंज विद्युत क्षेत्र से गुजरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी देखिए, मान लो ये प्लस की प्लेट है और ये माइनस की प्लेट है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्लस से माइनस की ओर जाता है, ठीक है। और यदि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, मान लो ये लीजिए, तो वो कहता है कि इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि इस पर लगने वाला जो फोर्स होता है F बराबर क्या होता है, QE, ठीक है। F बराबर QE होता है और F बराबर क्या होता है, MA बराबर QE। तो A बराबर क्या आएगा, QE बाय M। ऐसा करने से एक्सेलरेशन आ जाता है, गतिज ऊर्जा आ जाती है, इससे उसका वेग बढ़ता है, ठीक है। और वेलोसिटी या वेग बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन कहता है यही पुंज यदि चुंबकीय क्षेत्र में गुजरे तब कहता उसी को अब की बार अपने को कहाँ लेके जाना है, मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाना है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड में ये N और S, ठीक है, बल रेखाएं कहाँ जा रही हैं, N से S की ओर। देखिए N से S की ओर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करेगा। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पर अगर कोई फोर्स लगेगा तो वो लॉरेंज फोर्स लगेगा, F बराबर QVB। ऐसा करने से उसके ऊपर लगने वाला जो लॉरेंज फोर्स है QVB क्या होता है, साइन थीटा, एंगल पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। और एंगल पे डिपेंड करने के कारण तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, अगर ये इसके अंदर जीरो एंगल से जाएगा तो स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, फिर तो किसी चीज़ में फ़र्क पड़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर ये किसी थीटा एंगल से या परपेंडिकुलर प्रवेश करता है, लंबा चलता है, तो ये सर्कुलर मोशन पे चक्कर लगाने लग जाता है, साइक्लोट्रॉन में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो F बराबर क्या होता है अपने पास, mv स्क्वायर अपॉन r बराबर, अगर परपेंडिकुलर QVB, V से V कैंसिल आउट हो गया तो R बराबर आ जाता है mv अपॉन QB। तो यहाँ पर जो इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, वो किस पे डिपेंड करती है, इसके वेग पर। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कहता है इसकी ऊर्जा बढ़ेगी। देखिए ऊर्जा नहीं बढ़ेगी इसकी, क्योंकि वेलोसिटी वेग का जो है परिमाण, ठीक है, वो मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, परिमाण चेंज नहीं हो रहा है। हाँ, उसका जो मोमेंटम है, संवेग है, वो चेंज हो जाएगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होती है, वेग की दिशा बदलती जाएगी लगातार, ठीक है। लेकिन उसकी जो परिमाण है वो नहीं बदलेगा, तो इसमें सिर्फ उसका संवेग बढ़ता है, बाकी एनर्जी जो है वही की वही बनी रहती है। हाइगन के तरंग सिद्धांत स्पष्ट नहीं करता। देखिए हाइगन थ्योरी जो है, हाइगन की वेव थ्योरी है, वो किस चीज़ को प्रदर्शित नहीं कर पाती, वेव थ्योरी है वो किस चीज़ को शो नहीं करती। देखिए हाइगन का जो वेव थ्योरी है वो अपने व्यतिकरण को, देखिए व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस है अपने उसके बारे में बता दिया था, ठीक है। तो व्यतिकरण के बारे में भी बताता है, विवर्तन भी पढ़ा है, ध्रुवीन भी पढ़ा है। तो आपने जो हाइगन का जो अपने वेव जो टॉपिक था उसमें आपने इन तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ा है। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप जानते हैं फोटोन थ्योरी के अकॉर्डिंग होता है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अपने इसको नहीं डिस्क्राइब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसने पूछा था कि जो हाइगन है वो इस तरंग सिद्धांत किसको प्रदर्शित नहीं कर सकता। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव को नहीं समझा सकता, क्योंकि हाइगन ने तरंग मानी थी, ठीक है। इसके लिए एक तरंगाग्र यानी कि वेव फ्रंट के बारे में बताया था, फिर उसने इथर नाम का जो एक मीडियम के बारे में भी बताया था। वो सारी कुछ थ्योरी काम नहीं आती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो फोटोन थ्योरी ही काम आती है। तो हमें ये पता लगा कि यहाँ कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27, किसी लैंप से 2 मीटर की दूरी पर अधिकतम प्रदीप्ति, ठीक है। देखिए अधिकतम प्रदीप्ति जो है इसको प्रदीपन तीव्रता भी कहते हैं, 25 लक्स है, ठीक है। तो कुल ज्योति फ्लक्स क्या होगा इसका, ठीक है। कुल ज्योति फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। देखिए जहाँ तक बात आती है कि ज्योति फ्लक्स, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस फ्लक्स जो होता है वो फाई से लिखा जाता है, वो उसका फॉर्मूला होता है कुल प्रकाशीय ऊर्जा। देखिए सूरज से आने वाली ऊर्जा के बारे में बात करते हैं तो वहाँ से आने वाली ऊर्जा जो है कुल प्रकाशीय ऊर्जा बटे में समय।
तो सूरज से किसी भी जगह से आने वाली जो अपने पास है टोटल जो एनर्जी है, ठीक है, जो कुल प्रकाश ऊर्जा है वो पर सेकंड कितनी एनर्जी आ रही है उसको अपने उसका ज्योति फ्लक्स के नाम से जानते हैं। और इसका मात्रक याद रखना, इसका मात्रक बहुत ही खास होता है, इसका मात्रक ल्यूमेन होता है, ठीक है। अब रही बात, अपने को ये पूछा गया है कि इसका जो प्रदीपन तीव्रता है वो, देखिए जहां तक आता है प्रदीपन तीव्रता, देखिए प्रदीपन तीव्रता को I से लिखा जाता है और I इजकल टू होता है जो अपने पास कुल प्रकाशीय ऊर्जा बटे में समय इनटू क्षेत्रफल। टोटल जो एनर्जी आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की तरफ बात करते हैं तो वो अपने पास प्रदीपन तीव्रता आती है। तो I बराबर, देखिए कुल प्रकाशीय ऊर्जा बटे समय, इसको तो अपने क्या लिख सकते हैं 5, बटे में क्या लिखा जा सकता है A, और इसका जो मात्रक होता है उसको कहते हैं ल्यूमेन बटे में मीटर स्क्वायर, और इसको किस नाम से जाना जाता है, लक्स के नाम से जाना जाता है। और अपने को जो लक्स दे रखा है वो इसी I की वैल्यू दे रखी है कि प्रदीपन तीव्रता कितनी है, और प्रदीपन तीव्रता कितनी दे रखी है 25 लक्स के बारे में दे रखा है। ध्यान रखना, इसका मात्रक लक्स के साथ साथ एक मात्रक और भी होता है, उसे कहते हैं फोर्ट, और एक फोर्ट में 10⁴ लक्स होते हैं। चलिए, हमें यहाँ पर पता लग गया कि I प्रदीपन तीव्रता जो I बराबर है वो 5 बटे में A होता है, ठीक है। तो जो प्रदीपन तीव्रता है ये क्या है अपने पास, वही फ्लक्स जो है बटे में क्षेत्रफल है। तो I बराबर लिखा जा सकता है 5 बटे में, चारों तरफ प्रकाश फैलता है तो 4πr², तो 5 बराबर कितना आएगा 4πr² इंटू I। अब जरा अपने को मान चाहिए किसका, देखिए हमें यहाँ पर उत्सर्जित कुल ज्योति फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। तो हमारे पास जो ज्योति फ्लक्स 5 बराबर है 4 पाई का मान कितना है 3.14 इंटू कितनी दूरी पर बात कर रहा है, देखिए अभी उसने कहा है कि 2 मीटर की दूरी पर, ठीक है, इंटू I कितना है 25। तो 5 बराबर 25 को 4 से सीधा गुणा करके एक बार मैं 100 लिख लेता हूं, और ये 4 इंटू 3.14, तो 5 बराबर तो यहाँ कितना आ जाएगा 400 गुणा में 3.14, और 5 बराबर देखिए 400 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200 समथिंग मान आएगा। तो हमारा जो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें एक ही है 1256, तो हमारा जो मान आ जाएगा तो 1256, और इसका यूनिट अभी बताया था मैंने क्या होता है, ल्यूमेन होता है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 1256 इसका मान आ जाएगा। किसी तार की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट भी दुगना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L/A, ये हमारे पास प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। अब हमसे क्या कहा गया, इसने कहा गया है कि उसकी जो नया रेजिस्टेंस, नया प्रतिरोध कितना होगा, देखिए रो पर तो डिपेंड नहीं है, लेंथ को कितना कर देना है, लंबाई को दुगना कर देना है, तो लेंथ डबल कर दिया है। दूसरी बात, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी दुगना कर दिया, यानी कि क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को भी इसने दुगना कर दिया है। ये लीजिए, ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए क्या हुआ कि यहां से 2 से ये 2 कट गया, तो R डैश इज इक्वल टू रो L/A, तो R डैश इज इक्वल टू R, यानी कि जो अपना रेजिस्टेंस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए यहाँ पर उसने अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर क्रॉस सेक्शन एरिया के बारे में बात की थी, वो डबल किया। हाँ, अगर को रेडियस डबल करने को कह देता तो क्वेश्चन अलग तरीके से आ जाता, फिर एक ही जगह πr² लिखता, फिर R को मैं डबल करता। क्वेश्चन नंबर 29, L लंबाई व M चुंबकीय आघूर्ण की छड़ को मोड़कर अर्धवृत्त जो है तो इसकी चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा। देखिए हमें एक जो बार मैग्नेट दिया गया है, छड़ चुंबक दिया गया है, इसके यहाँ पर एक ध्रुव सामर्थ्य है जो है इसकी पोल स्ट्रेंथ जो M है, और यहाँ जो है वो -M है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है 12। तो यदि अपने को चुंबकीय आघूर्ण पूछा जाए, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बात किया जाए, तो M इज इक्वल टू M इंटू कितना होता है 12।
ये पहले। फिर वो कहता है कि इसको मोड़कर हाफ, आधा वृत्त बना, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये, आधा वृत्त बना दिया गया है। तो ये लीजिए मैंने इसको मोड़ा और इसको आधे वृत्त पे मोड़ दिया। जो आपकी 12 लेंथ थी वो 12 लेंथ यहां आ गई है। अब ये अगर सर्कल बना है तो ये इसके बीच का डायमीटर हो जाएगा, व्यास हो जाएगा, और व्यास कितना हो जाएगा 2r, और यहाँ m है और यहाँ कितना है -m है। यदि यहाँ पूछा जाए तो m डैश इज इक्वल टू, जो एक ध्रुव ले लिया, एक पोल ले लिया अपने पास, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2r, तो नया मैग्नेटिक मूवमेंट जो अपने चुंबकीय आघूर्ण है वो कितना आ गया m × 2r। अब कहता है इन दोनों का रिलेशन पता करो। हम जानते हैं कि पूरा वृत्त कितना होता है 2πr होता है, और आधा सर्कल बना है तो कितना आएगा πr होगा। लेकिन πr किससे मिलकर बना हुआ है 2l से, तो फिर r इज इक्वल टू 2l/π। वैल्यू पुटअप करते हैं, m डैश इज इक्वल टू m × 2 × r, r की वैल्यू कितनी है 2l/π। m डैश इज इक्वल टू 2/π × m × 2l, और m × 2l तो पहले वाला मान है तो 2/π × m। ठीक है, तो आघूर्ण कितने गुना हो गया है 2/π गुना हो गया। और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, ये क्वेश्चन फेमस है, याद रखना है। आधे वृत्त पर मोड़ दिया जाता है तो 2/π गुना ज्यादा मान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, एसी सर्किट के बारे में कहा गया है कि उसकी जो वोल्टेज है, ठीक है, और जो यहाँ पर अपने को आई आएगा, धारा का मान जो दे रखा है। पहली बात तो वोल्टेज का मान दे रखा है 100 sin 100t जो है वोल्ट। दूसरी बात हमें I की वैल्यू दे रखी है, I इज इक्वल टू 100 sin 100t प्लस π/3 मिली एम्पियर में। ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ वोल्ट है, यहाँ मिली में रिजल्ट है, ठीक है, एम्पियर नहीं है, मिली आ गया यहाँ पर। अच्छा, हमें क्या दिया है वो है, कहता है शक्ति क्षय कितनी होगी इसमें, ठीक है, पावर जो है वो अपनी कितनी जा रही है, कितना पावर की लॉसेज हो रहा है, वो पी एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos φ। और cos φ जो है इसमें फेज डिफरेंस है, कलांतर है, और कलांतर आप देख रहे हैं इसमें कितना का है, इसमें सिर्फ 100t है और इसमें 100t प्लस π/3, इसका मतलब इसमें कलांतर फेज डिफरेंस कितना है π/3 का है। तो P एवरेज, VRMS को देखिए मैं V0/√2 लिख सकता हूँ, IRMS को मैं I0/√2 लिख सकता हूँ, और cos π/3 लिख सकता हूँ। देखिए P एवरेज V0, ये जो वैल्यू होती है ये शुरू वाली, ये V0 है और ये कितनी होती है I0 होती है। तो V0/√2, I0 को क्या लिखूंगा 100/√2। देखिए एक चीज़ यहाँ 100 लिखा है, लेकिन याद करो ये किस में है, मिली में है, इसलिए मिली को कन्वर्ट और करना पड़ेगा 10 में, इंटू cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो यहाँ देखिए P एवरेज यहाँ कितना आ गया, देखिए ऊपर 10 की पावर 4 गुणा 10 की पावर -3 बटे में √2 मल्टीप्लाई हो गया 2 इंटू एक ये वाला 2 है। तो ऊपर देखिए कितना बच गया, P एवरेज ऊपर सिर्फ 10 बच गए बटे में 4, तो P एवरेज इज इक्वल टू 2.5 वाट। ये हमारे पास वहाँ पर जो पावर लॉसेज हो रहा है उसका मान है, तो हमारे पास मान कितना आ गया 2.5 वाट इसका मान आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 30 था। तो मैंने आपसे हमारी शुरुआती वीडियो में मैंने आपसे कुछ 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक नहीं है, हम आगे बढ़ेंगे, इस सीरीज़ को हम बहुत आगे तक लेके जाने वाले हैं। आशा आपको उन क्वेश्चन को अच्छे लगे होंगे। हम आपसे अगली सीरीज़ में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।